जो देश अभी तक मोदी कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके इस पर काम कर रहे थे, अब वो देश भी ये मानने लगे हैं कि तीसरी बार मोदी जी एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अमेरिका के उसमें विशेषज्ञ भी अब अपनी राय रख रहे हैं। उनका इंटरनल अपने तरीके का सर्वे है। जो उद्योगपति हैं उनका अपना एक जांच करने का तरीका है और अब इसलिए वो अपनी बेबाकी से बात रख रहे हैं, जबकि अब भारत में कुल 7 चरणों में चुनाव होना था और उसमें से 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। ऐसे में अब लोगों को तस्वीर साफ हो गई है, तो इसीलिए अब वो अपनी राय रखने लगे हैं और अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, अब वहां ये मानने लगे हैं मोदी जी ही तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाल ही में आपको बता दूं, न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था जिसका उन्होंने टाइटल दिया था विकसित भारत 2047। आपको याद होगा मोदी जी का ये एक विजन है कि 2047 में भारत एक विकसित देश होगा और उस विजन पर मोदी जी काम कर रहे हैं। इसी को लेकर एक आयोजन किया गया था और ये न्यूयॉर्क में कार्यक्रम हुआ था। अमेरिका और इंडिया के बिजनेस काउंसिल के जो लोग थे वो उसमें इकट्ठे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें शामिल थे, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन थे और वो अपनी एक राय रखने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो बिजनेस काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट जो सोमर्स हैं, रोन सोमर्स, उन्होंने जो बात कही है आप सबको वो बात समझनी और सुननी चाहिए कि उन्होंने अभी तक के जब वो 5 चरणों के चुनाव हुए थे इसके बाद ये कार्यक्रम हुआ है जिस पर उन्होंने कहा कि देखिए 2024 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीत हासिल करेंगे। ये ना तो भारत का कोई मीडिया कह रहा है, ना कोई भारत का राजनीतिक विश्लेषक कह रहा है। ये जो बयान है ये एक उस सभा में रखा गया, ये किसके द्वारा? अमेरिकी एग्जीक्यूटिव और भारत अमेरिकी के जो संबंध के विशेषज्ञ हैं वो रोन सोमर्स कार्यक्रम में रख रहे हैं और वो ये बेबाकी से जो बोल रहे हैं ये होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही 5 चरणों का चुनाव पूरा हुआ था उसी समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी का दावा था कि हम 300 पार पहुंच चुके हैं। अगला चरण जब छठा हुआ तो उस छठे चरण में कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है, उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा में जो 2 सीटें बताई जा रही थी वो दोनों सीटें भी अब साफ हैं और इसलिए वो ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी, ऐसा इस छठे चरण का लोगों का अनुमान है। और 7वें चरण में भी ठीक इसी तरह से होना है, क्योंकि पूरा जो चरण है अभी तक का उसमें इसका इफेक्ट 7वें में भी पड़ता है। लोगों को लगने लगता है मोदी ही आ रहे हैं तो विरोधी वोट वैसे ही अपने आप पे ठंडी हो जाती है। लेकिन अब ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो ये रोम थॉमस ने बोला है, जो अभी तक मोदी के विरुद्ध में नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे थे। आप देखिए कि जब ये चुनाव शुरू हुआ उस समय क्या मुद्दे उठाए जा रहे थे। उसके भी कुछ दिन पहले एक महिलाओं को लेकर के सामने आया, महिला पहलवान, और मोदी जी इस्तीफा दें, एक मुद्दा बनाया गया। वो अभी न्यायपालिका उसका तय करेगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि अचानक से 4-5 साल पुराना एक डेट बताकर और जिस तरह से उन डेटों में बयान उल्टा पलटी हुए, ये दिखाई दे रहा था साफ साफ कि एक फंसाने की नीयत से ये आरोप लगाए गए हैं। और कौन फंसाने में लगे हैं? तो आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ इकट्ठे थे, कांग्रेस के नेता वहाँ इकट्ठे थे, जो वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग है वो लोग वहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे थे और वही सारा मीडिया, और ये सारे लोग मिलकर एक नैरेटिव गढ़ना चाहते थे। और इन्होंने अभी तक भी चुनाव के प्रचार में भी ये कहा मोदी जी बेटियों के अपमान पर चुप रहे, खिलाड़ियों के बारे में जवाब दें। और उसका इफेक्ट पता है आपको क्या हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ कि हरियाणा में जहां ये माना जा रहा था, मेरा भी अपना आकलन था चुनाव जब शुरुआत के फेस में, कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत पाएगी, क्योंकि जिस तरह का एक नैरेटिव बन रहा था ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसानों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ भी उस तरह की चीज़ें जनरेट की गई किसान आंदोलन के जरिए। कहीं ना कहीं दिखाया गया कि बेटियों के नाम पर जिस तरह से धरने प्रदर्शन हुए और एक नैरेटिव बनाया गया ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी है कि नहीं,
उसका इंतजार करना चाहिए। जिस तरह से कुछ नेता बोलते हैं, जब उनके पार्टी के लोगों पे आरोप लगते हैं तो उनका बयान आता है मीडिया में कि FIR हो गई है, न्यायपालिका जो करेगी हम तय करेंगे। आपने देखा ना अभी स्वाति मालीवाल के विरुद्ध अभी जो मारपीट का केस दर्ज हुआ है, जब उसमें एक बड़े नेता से पूछा गया उन्हीं की पार्टी के कि भाई अब आपका इस पर क्या कहना है, कहते हैं FIR हो गई है, न्यायपालिका तय करेगी। तो FIR तो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में भी हो गई थी। फिर न्यायपालिका क्या फैसला देती है इसका इंतजार किए बिना कैसे आपने कह दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह बलात्कारी है, बीजेपी महिला विरोधी है, ये आप घोषणा कैसे कर देते हो? आपका कोई नेता फंसे, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, इनका कोई नेता फंसे तो पहले न्यायपालिका को फैसला देने दो। रेवती रमन का अभी आपने सुना कि वो कितनी वीडियो फोटो, हालांकि वो बीजेपी का नेता नहीं है, लेकिन उस पर भी मोदी जी से जवाब मांगने लगा। ये जो नैरेटिव बनाया, इसका मामला ये हुआ कि ये इन विरोधी पार्टियों को उल्टा पड़ रहा है। और इसी तरह से ये देश विदेश के लोग उनसे बयान दिलवाए जा रहे थे कि मोदी की सरकार जो है इसकी कारण तो महंगाई बढ़ रही है, मोदी की सरकार के कारण तो चीन भारत में घुस गया है, इसके कारण तो उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। और राहुल गांधी तो अभी छठे फेज तक भी और 7वें में भी मुझे उम्मीद है वो चुप नहीं होंगे कि भारत के बड़े उद्योगपतियों को मोदी सरकार सपोर्ट कर रही है। अडानी 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 ये जो चिल्लाया है ना, इसका इफेक्ट क्या हुआ राहुल गांधी को अभी दिखाई दे रहा है। चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, न समाजवादी पार्टी पे, न कांग्रेस पे, और न बाकी और इंडिया अलायंस की पार्टियों पे। कहीं दिखा आपको? क्यों? क्योंकि जब देश के उद्योगपतियों को आप गाली दोगे, उनको आप चोर और बेईमान बताओगे, तब फिर आपको चंदा क्यों कोई देगा? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह से शोर मचाया गया, ऐसा तो नहीं है कि अकेली भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया है। कांग्रेस ने लिया, बीजू जनता दल ने लिया, आरजेडी ने लिया, यानी सब ने लिया। और उसके बावजूद भी बीजेपी को टारगेट करना, उसका इफेक्ट पता है क्या हुआ? एक तो उद्योगपतियों को यह समझ में आ गया कि मोदी कुछ भी करे पारदर्शिता लाने के लिए, ये लाने नहीं देंगे क्योंकि इनको 2 नंबर से ही पैसा चाहिए। दूसरा, मोदी को टारगेट करने के लिए जिस तरह से उद्योगपतियों के बंदूक रखी गई कंधे पर, उनको बदनाम किया गया, उनके नाम सार्वजनिक कराया गया इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उनको तो लग गया कि हमें तो पैसा देना था, हम देते थे चंदा, लेकिन ये पार्टियां चंदा भी लेंगी और हमें बदनाम भी करेंगी, हमें गरियाएंगी भी, तो ठीक है फिर हम उसको चंदा देंगे जो हमारी सीक्रेसी रखेगा और जो सत्ता में आ रहा है। तो सबको पता लगा। तो भैया अब जो पैसे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है चुनाव में पैसा खर्च नहीं हुआ, पार्टियों ने चंदा नहीं दिया, लेकिन इन खास तौर पे कांग्रेस समेत जो ये इंडिया अलायंस गठबंधन है, इन्होंने अपनी कब्र अपने आप खोद दी। और इसीलिए जो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया या कोई भी देश, वो भारत में जब उद्योग धंधा लगाने का विचार करता है और अब करेगा, तो उसके दिमाग में आएगा कि एक राज्य वो है जहां कांग्रेस की सरकार है, एक राज्य वो है जहां ये टीएमसी है या कोई और जो भी है, और एक राज्य वो है जहां भाजपा की सरकार है। तो इन्वेस्ट कहां करेगा? सुरक्षित कहां है भाई? बाकी राज्यों में करेगा तो ये हल्ला गुल्ला करेंगे। और इसलिए क्या करो, ना ब्लैकमेलिंग में आना है, ना कुछ आना है, और मोदी जी पावर में आ रहे हैं। और इसीलिए आपको बताएं कि ये बहुत बड़ी घोषणा रोम थॉमस के द्वारा हुई है कि मोदी जी इस बार आज तक के इतिहास में पहली बात तो 3 बार लगातार जीतना और हर बार बढ़ोतरी करना, ये एक इतिहास है और ये इतिहास बनने जा रहा है। दूसरा, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा भारत जो है 140 करोड़ की आबादी और देश को संगठित करते हुए 7 चरणों में 97 करोड़ मतदाता, कितना बड़ा काम है। और उन सबको संजो के रखना पारदर्शिता के साथ, ये चुनाव संपन्न कराना, जबकि इस चुनाव में तरह तरह की गड़बड़ियां कराने का पूरा प्रयास हुआ। बम विस्फोटक इकट्ठे किए जा रहे थे, आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे। ये तो मोदी सरकार के चलते एजेंसियों को एक्टिव किया गया। आपने देखा एनआईए ने कितनी रेड की और कितना बारूद, गोला बारूद, पैसा ईडी ने जब्त किया। वरना तो इस देश में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर
हिंसा कराई जा सकती है, ऐसा इनपुट्स था। मतलब विपक्षी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी थी कि देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर इस चुनाव में डिस्टरबेंस पैदा किया जाए ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके, देश की एजेंसियों को बदनाम किया जा सके। और हमने देखा कि ये जो इंडिया अलायंस है, देश की सेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, मतलब जो हमारी फोर्सेस हैं, इनको बदनाम करने में लगे थे। पूरा टारगेट किया जा रहा था। और ऊपर से ये कि भाई बार बार सत्यपाल मलिक, कहां गया अब वो सत्यपाल मलिक, जो ये कह दावा कर रहा था पुलवामा तो मोदी की गलती से हुआ है, मेरी चलती तो ऐसा नहीं होता, वैसा करते तो वैसा नहीं होता। आपने देखा ना, इससे नीच हरकत क्या होगी कि आप देश के प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाएं कि देश के जो सैनिक हैं उनके ऊपर हमला उसकी वजह से हुआ क्योंकि उसको चुनाव जीतना था। ये सब निम्न स्तर की हरकतें की गई ताकि मोदी को सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन मोदी है जिन्होंने जाति और धर्म के ये जो मकड़ जाल था भारत के अंदर, इसको तोड़ा। तो आज आपको बता दूं, मोदी जी ने जो इतिहास रचा है, जो ये रोम थॉमस कह रहे हैं, ये यूएस में बैठे हुए कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अंदर का एक अपना आकलन बता रहा हूं। ये भी मोदी जी इस पहली बार इतिहास रचने जा रहे हैं। ये हालांकि 19 में भी हुआ है कि मोदी जी ने अपनी राजनीति से और जो केंद्र सरकार की योजना है उसके कारण जाति का बंधन तोड़ दिया है। जो लोग अपनी बपोती समझते थे कि हम तो यादव हैं, सारा यादव हमें ही वोट देगा, हम यादवों के ठेकेदार हैं। जो सोचते थे मैं जाट हूं तो सारा जाट ही मुझे वोट देगा। कोई सोचता था मैं मुसलमान हूं या समाजवादी पार्टी का नेता हूं तो अखिलेश सोचते थे मुसलमान तो मेरी ही बपोती है। ये सब नैरेटिव ध्वस्त हो गए और मोदी जी की योजना से इस साल जब आकलन होगा, मेरा आकलन है कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को यादव जहां सीट पर खड़ा है समाजवादी का, वहां यादव समाजवादी को छोड़कर बीजेपी के यादव को वोट दिया है। दूसरा, जहां दलित खड़ा है बहन मायावती का, वो दलितों ने भी बहन मायावती के कैंडिडेट को छोड़कर भाजपा को वोट दिया है। और आप ये भी देखेंगे कि इस बार बड़ी संख्या में क्रिश्चियनों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट किया है, मुसलमानों ने भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट किया है। और ये चमत्कार केवल और केवल उस व्यक्ति ने कर दिखाया जिसको आरएसएस का बताकर ये कहा जा रहा था ये तो कट्टर हिंदू है, ये तो हिंदूवादी नेता है, ये तो आरएसएस का है, इसको तो वीजा भी मत दो अमेरिका का। आज वही मोदी जी जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक ने इतिहास रच दिया है कि सारे नैरेटिव ध्वस्त करते हुए बड़ी संख्या में बड़े मार्जिन के साथ, पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन के साथ ज्यादातर प्रत्याशी जीतकर आएंगे और लगभग 400 का आंकड़ा छूता हुआ भी ये दिखाई दे रहा है। ये अब यूएस के जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना भी है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।